हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम इंडक्टर, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है, उसके बाद में कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर, और उसके बाद में लास्ट में हम इंडक्टर और रेजिस्टेंस को जब हम एक सर्किट के अंदर यूज़ करेंगे तो किस तरह से वर्किंग होगा हमारा, ठीक है, डिके होगा करंट का या फिर राइज होगा करंट का, वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो जो इंडक्टर है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख भी लिया था। तो इंडक्टर करता क्या है, जो इंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस की, ठीक है। तो जो क्या करता है, किसी भी करंट के इंक्रीज़ को या डिक्रीज़ को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अगर हम मान लो कि इस इंडक्टर में से करंट आई फ्लो कर रहा है और हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आई इंड्यूस क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। और हम इस करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो आई इंड्यूस क्या होगा, इसके सपोर्ट करेगा। तो अगर करंट हमारा इंक्रीज़ करेगा तो वो उसको अपोज करेगा इंड्यूस करंट, और अगर डिक्रीज़ करेगा तो आई इंड्यूस क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी थी। प्लस हमने एल बता दिया था मैंने कि एल कैसे यूज़ होता है, कि फ्लक्स को हमने बोला था एल आई, है ना, ये चीज़ बोली थी। तो एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, खुद के करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो वहाँ से ईएमएफ भी निकाला था हमने। ईएमएफ क्या बोला था, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। मैंने मोड के लिए बोला था, क्योंकि हमेशा जो यूज़ करना टर्म वो मोड के अंदर ही यूज़ करना, ठीक है। ईएमएफ को मोड के अंदर यूज़ करना। और उसके बाद में हम रेफरेंस इसके देख ही सकते हैं। रेफरेंस हमने कैसे बनाए थे कि हमेशा ही अगर हम दो तरीके हैं इंडक्टर को यूज़ करने का। पहली बात तो जो हमारा इंडक्टर है, ठीक है, तो अगर हमें किसी सर्किट के अंदर यूज़ करना है इसको, और इसका करंट फ्लो इस तरह से कर रहा है, तो हमेशा ही जो करंट की डायरेक्शन है उसमें के अंदर इसको क्या यूज़ करना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब आपका करंट इंक्रीज़ कर रहा हो या डिक्रीज़ कर रहा हो, उस हिसाब से आपका साइन आ जाएगा। इंक्रीज़ कर रहा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, डिक्रीज़ कर रहा हो तो नेगेटिव आ जाएगा, आई बाई डी टी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो सर्किट्स में डायरेक्ट ये चीज़ यूज़ कर लेना। और अगर हमें क्रिस्चॉफ लॉ वगैरह लगाना हो, ठीक है, कहीं पे, ठीक है, या बिना सर्किट वाली प्रॉब्लम्स के अगर सोल्व करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने बताई भी है आपको। अगर आपका जैसे करंट ये है और करंट आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसको एक बैटरी मान लो, इसके अपोजिट, ठीक है, कि बैटरी से आई इंड्यूस के इसको अपोज करेगा, ठीक है। और अगर हमारा करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ करेगा, है ना, यहाँ पे करंट इंक्रीज़ था, तो हमारी जो बैटरी बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। और दोनों बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ ईएमएफ बैटरी मान लेनी है। और ई की वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा ही मोड ई है, तो मोड ई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। तो बस इंडक्टर के अंदर इंडक्टर को हमें बैटरी की तरह यूज़ करना, ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम क्या करेंगे आज, इसी इंडक्टर को अगर हम कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर लें, है ना। तो मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी आपको कि जो इंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस मानते हैं आइडियल इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0, आइडियल इंडक्टर का, ठीक है। अगर अदरवाइज़ अगर आइडियल इंडक्टर ना होता ये, ठीक है, रियल इंडक्टर होता, तो इसको हम किस तरह से यूज़ करते, इस तरह यूज़ करते, ये इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर का इंडक्टेंस, ठीक है। वरना सर्किट में ऐसा यूज़ करते हैं अगर रियल होता, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इंडक्टर के वायर की मोटाई या थिकनेस क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ताकि क्या हो, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, टेंड्स टू 0 हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता भी है, ठीक है। इसके बाद आज हमें कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं इंडक्टर्स के। अब देखो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो जिस तरह से हम सर्किट्स में हो सकता है सीरीज़ कॉम्बिनेशंस हो या हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस हो। तो सीरीज़ के अंदर क्या हो, वो जिस तरह से रेजिस्टेंस ऐड हो सीरीज़ के अंदर उसी तरह से ऐड है ये, ठीक है। तो पैरेलल जिस तरह से रेजिस्टेंस ऐड थे वैसे ही पैरेलल ही ऐड है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। पहला कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कंसिडर करेंगे, और दूसरा हम जो म्यूचुअल इंडक्शन है कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में अगर दो इंडक्टर लेके आते हैं तो इनके सिस्टम के कारण एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आता है, ठीक है। वो चीज़ें भी देखनी है हमें। तो सबसे पहला केस लेते हैं जब म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। तो हमारे दो कॉम्बिनेशंस हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीरीज़ सर्किट देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम दो इंडक्टर लेते हैं, फिर उसको एन इंडक्टर्स के लिए जनरलाइज़ कर देंगे, ठीक है। तो दो इंडक्टर आपको दिख रहे हैं, सीरीज़ के अंदर है, ठीक है। तो वही किरचॉफ लॉ से हम कर सकते हैं इसको सोल्व। तो मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन के अंदर है, तो मैंने क्लिक बताया था अगर सर्किट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं इसको, तो हमेशा ही क्या करते हो, करंट की डायरेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस
एल डी आई बाई डी टी ये यूज़ कर लेंगे, हाँ ना, ये चीज़ यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा माइनस एल वन डी आई बाई डी टू और इसका हो जाएगा माइनस एल टू डी आई बाई डी टी। करंट सेम है ना, इसी डायरेक्शन में करंट आई है, सेम करंट है सीरीज सर्किट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ लगाएंगे, ये अगर पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट अगर हमारा बी पॉइंट है ना, और इनका पोटेंशियल मान लो वी ए है और इसका पोटेंशियल वी बी है ना, तो ये पोटेंशियल टर्म्स हैं हमारी, ठीक है। तो ये किरचॉफ लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर, तो कितना आएगा वी ए है ना माइनस एल वन डी आई बाई डी टी माइनस एल टू डी आई बाई डी टी है ना इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से हमारा वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, वो आएगा एल वन प्लस एल टू डी आई बाई डी टी, ये आया वी ए माइनस वी बी है ना। और अगर मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करूँ तो हमारा कैसा बनेगा सर्किट, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊँ तो हमारा ये बनेगा, सॉरी एल इक्विवेलेंट, करंट हमारा आई है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ऐसा ही है। तो यहाँ से निकालें कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओगे तो प्लस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी आएगा, ठीक है। अब इसको क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट है ये इसका, तो इन दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो कितना आएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू। तो मतलब ये रेजिस्टेंस होता है उसकी तरह ही बिहेव करेगा, जिस तरह से रेजिस्टेंस ऐड होता है सीरीज़ में आर वन और आर टू, तो नेट इक्विवेलेंट कितना आता है आर वन प्लस आर टू, वैसा ही ऐड हो रहा है। तो रेजिस्टेंस की एनालॉजी टाइप ही है ये ना, सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, एन रजिस्टर्स एन इंडक्टर्स लगे हुए हमारे इस तरह से, ठीक है। अगर हमारे एन इंडक्टर्स लगे हों तो क्या आएगा, एल इक्विवेलेंट एल वन प्लस एल टू अप टू एल एन, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह ही, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा पैरेलल सर्किट है ना। इसमें सब में कंसिडरेशन क्या ले रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल सर्किट कुछ इस तरह से है, तो पैरेलल सर्किट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो वो सेम अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको वी मान लेते हैं ना, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ये ए है, ये बी है और ये क्या होगा एल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसके अंदर किरचॉफ लॉ लगा देंगे हम, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो आप और बिना किरचॉफ लॉ के भी सोल्व कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ देख सकते हो, जैसे इसके अंदर करंट आई जा रहा है तो इसमें से करंट आई वन जा रहा है और इसमें करंट आई टू जा रहा है ना, तो पैरेलल सर्किट है। और लेकिन दोनों का पोटेंशियल्स क्या होगा, सेम होगा, एल वन एल टू का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका पोटेंशियल वी मान लो और इसका पोटेंशियल वी मान लो, तो एल इक्विवेलेंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, वी होगा, क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ से अपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ से क्या टर्म आएगी हमारी, टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यही टर्म आएगी, टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना आएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी, ठीक है। तो हर किसी का अगर हम पोटेंशियल निकालें, जैसे इस एल वन का पोटेंशियल निकालें हम, तो यहाँ से पोटेंशियल कितना आएगा, वी इज इक्वल टू, अगर हम करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, ये वाली करंट की डायरेक्शन है, तो कितना आता है माइनस एल है ना डी आई बाई डी टी, यही आता है हमारा माइनस एल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। सिमिलरली अगर इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस ये एल वन आएगा ना, एल टू डी आई बाई डी टी है, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई वन आएगा, यहाँ आई टू आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे अपन, तो डी आई वन बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वी बाई माइनस एल वन है ना, माइनस वी बाई एल वन, और सिमिलरली इसको लिख सकते हैं माइनस वी बाई एल टू है ना। अच्छा, डी आई बाई डी टी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकालो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस एल इक्वलेंट डी आई बाई डी टी, यहाँ पर डी आई बाई डी टी है, डी है ना, टोटल आई है ना, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस वी बाई एल इक्वलेंट, ये आएगा। तो वी से वी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या टर्म आएगी, लिख लेते हैं वन अपॉन एल इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू। ये देखो सेम जैसा रजिस्टर्स में होता है पैरेलल में, वैसा ही आया है, आर वन आर टू डिवाइड वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इक्वल टू वन अपॉन आर इक्वलेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ फिर वापस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टर्म आया एल इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू, या फिर इसको लिख सकते हैं एल इक्वलेंट इज इक्वल टू एल वन एल टू डिवाइडेड बाई में एल वन प्लस एल टू,
ठीक है, जैसा रेजिस्टेंस के अंदर आया था वैसे ही आया है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से अगर हम n इंडक्टर्स हों हमारे पैरेलली, ठीक है, पैरेलली अटैच हों, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/L इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 अप टू डॉट डॉट 1/Ln, ठीक है, n रेजिस्टेंस के जैसा ही आएगा, ठीक है। तो दोनों पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमने देख लिए। तो बस एक चीज़ कंसिडर की हमने कि हम हमारे जो इंडक्टर्स थे वो म्यूचुअली इंडक्टेंस नहीं है, उन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो लिया, मतलब उन दोनों के बीच में कोई कपलिंग नहीं है। अब जो वो चीज़ देखेंगे हम, तो सबसे पहले अगर n रेजिस्टेंस हमारे सभी सेम वैल्यू के हों, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ पे L इक्वलेंट L/N, जैसा रेजिस्टेंस के अंदर आता है R/N, है ना। सिमिलरली सीरीज़ के केस में, सीरीज़ में देख लो, सीरीज़ में L इक्वलेंट कितना आएगा, अगर n रेजिस्टेंस सेम हो तो NL आएगा, है ना, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पैरेलल में घट जाएगा नेट इंडक्टेंस, ठीक है। तो इनके सर्किट प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं हमने, ठीक है। इसके बाद देखो कि अब ये इसमें इन सब में हमने क्या किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने क्या लिया, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद एक दो प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, ठीक है, कि और इंडक्टर आपको ऐसे यूनिट क्या होती है, हेनरी में होती है, ठीक है। ये 2 हेनरी का है इंडक्टर, ये 2 हेनरी का है, ये 2 हेनरी का है, और ये 3 हेनरी का है, ठीक है। तो इसका नेट इंडक्टेंस कितना होगा टोटल सर्किट का, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिंपल रेजिस्टेंस की तरह ही मान लो चाहिए इसको। तो 2 पैरेलल के अंदर है तो कितना आएगा, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, तो कितना आएगा इसका टोटल आएगा 1। इसका कितना है सीरीज़ में 2, है ना, और टोटल नेट पैरेलल कितने हैं 3, तो 1 + 3 3 3 3 पैरेलल में, है ना, तो कितना आएगा यहाँ से 3/2, तो इसका मतलब 3/2 हेनरी अपना आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सिंपल रेजिस्टेंस की तरह ही हम डील कर सकते हैं, सिंपल जैसे रेजिस्टेंस के अंदर हमने डीलिंग किया था वैसे ही करना है। जैसे एक बार कॉमन पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम्स थी, कॉमन वायर वाली प्रॉब्लम थी रेजिस्टेंस के अंदर, उसी तरह से ये प्रॉब्लम है। 3 हेनरी 3 हेनरी और 3 हेनरी, ठीक है। ये वायर जाके यहाँ से कनेक्ट है और ये वायर जाके यहाँ से कनेक्ट है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट पे, है ना, मतलब आपको ये निकालना है एल इक्विवेलेंट निकालना है, क्या होगा अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर दें तो सिंपल है ये भी, जैसा हमने रेजिस्टेंस के अंदर डील किया था वैसे ही डील करना है इसको। अगर ये पोटेंशियल ए है तो ये वायर कॉमन है, तो ये पोटेंशियल भी ए होगा, ये पोटेंशियल बी है तो ये कॉमन वायर है, तो यहाँ से कितना होगा बी, तो कॉमन वायर वाली प्रॉब्लम आ गई है। तो ए और बी 2 पॉइंट्स ले लो, इनके बीच में कितना कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये इंडक्टर ए और बी के बीच में है, ये इंडक्टर अगेन बी और ए के बीच में है, और ये इंडक्टर अगेन क्या है बी और ए के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये L1 ये L2 ये L3 है ना, ये अगर L1 L2 L3 है तो तीनों का 3 हेनरी है, तो 3 हेनरी 3 पैरेलल में है, तो कितना आएगा, सेम रजिस्टर्स मैंने सेम इंडक्टर्स मैंने बताया था, n इंडक्टर्स अगर पैरेलली हैं सेम है सारे, तो कितना आता है L/N, है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे L/3 इंडक्टर है तो 3, तो L/3, तो एक का कितना 3 दे रखा है, तो 3/3 कितना आएगा 1 हेनरी, तो नेट कितना आया 1 हेनरी, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर नहीं किया। तो अब क्या करते हैं इन प्रॉब्लम्स में, अगले पार्ट में हम क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता क्यों है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है कि दो इंडक्टर्स हैं, उनके बीचली म्यूचुअली क्या हो, यहाँ पे इंटरेक्शन हो, ठीक है, म्यूचुअली इंटरेक्ट हो कि इसका फ्लक्स चेंज इसको फ्लक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज करे, प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम, ये पता है हमें पिछले लेक्चर से। तो फ्लक्स चेंज तब होगा कि जो डिपेंड किस पे करेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे तो डिपेंड करे ही करेगा, प्लस इन दोनों के बीच में कपलिंग कैसी है। मान लो जैसे ये इंडक्टर पूरा इसके अंदर है दूसरे वाला, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कपलिंग, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बाउंड होना। जैसे हमने एक प्रॉब्लम भी की थी पिछले में कि एक इंडक्टर दूसरे के ऊपर बाउंड है, तो इसको कंप्लीट कपलिंग बोलते हैं, और उसके लिए हम डिफाइन करते हैं कपलिंग कांस्टेंट टर्म, है ना, एक टर्म बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट के, जो डिपेंड करता है उसकी कपलिंग कैसी है, एक दूसरे पर बाउंड कितना है, बाउंड ज़्यादा है तो कपलिंग उसके केस में 1 होती है। कपलिंग कांस्टेंट वैसे तो हमारा जो होता है कपलिंग कांस्टेंट, वो हमारा लाई करता है, जैसे ये 2 इंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, ठीक है। तो जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट है जिसको हम k से डिफाइन करते हैं, वो हमारा एक्चुअली लाई करता है 0 से लेके 1 तक,
ठीक है। 1 किसके लिए होती है, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 होता है कि कंप्लीट कपल है। कंप्लीट कपल है मतलब एक दूसरे के ऊपर वाउंड अप है। मान लो एक इंडक्टर ये है आपका और दूसरा इंडक्टर इसके अंदर कंप्लीट वाउंड अप है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कपलिंग इज इक्वल टू 1, कंप्लीट कपलिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर मान लो एक इंडक्टर यहाँ पे है आपका और दूसरा इंडक्टर आपका काफ़ी दूर है, तो इसका मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो कपलिंग नियर अबाउट जीरो हो जाती है ना, कोई इंटरेक्शन नहीं होता यहाँ पे कंप्लीट इंटरेक्शन है या कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो कपलिंग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं और वैल्यू है 0 से 1, और 1 किसके लिए होती है, कंप्लीट कपलिंग के लिए, ठीक है। तो कपलिंग इनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और फ्लक्स चेंज होना चाहिए कपलिंग के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस दोनों ही ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में मान लो कि हमारे पास में 2 इंडक्टर हैं, एक इंडक्टर ये है, दूसरा इंडक्टर ये है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, ठीक है। अब देखो, तो नेट इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए अगर हम कपलिंग कंसीडर ना करें, L1 प्लस L2 सीरीज़ में हमें पता है, लेकिन यहाँ पे एक जो टर्म आ जाती है प्लस माइनस 2m, ये होता है नेट इंडक्टेंस अगर हम कपलिंग कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा, m क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमने पढ़ा है, प्लस माइनस 2m है। तो प्लस साइन किसके लिए आएगा, माइनस साइन किसके लिए आएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। प्लस साइन इसमें जिसमें आएगा जिनमें दोनों के अंदर करंट क्या है, सेम फ्लो कर रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब दोनों इंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो किया, ठीक है, चाहे वो जो क्योंकि सीरीज़ के अंदर है और दोनों में करंट सेम होगा और सेम डायरेक्शन के अंदर हुआ तो प्लस साइन यूज़ करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हुआ तो हम कह रहे हैं नहीं, माइनस साइन। अब कोई सोचेगा अपोजिट कैसे फ्लो कर सकता है सीरीज सर्किट में, चलो मैं एक सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको, फिर आप समझोगे उससे कि अगर आपका सर्किट मान लो कुछ इस तरह से है, देखो इस केस में तो क्या होगा, करंट सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला केस कंसीडर करें, अगर आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें सीरीज़ में ही बनाऊंगा मैं। अब देखो करंट आई इसमें से फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस इंडक्टर में L2 में आपका क्या कर रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, और L1 और L2 में इंट्रैक्शंस तो है ही, ये तो यहाँ पे इंट्रैक्शंस प्लस के टर्म में आएगी और यहाँ इंट्रैक्शन क्या आएगी, माइनस के टर्म में आएगी। इसलिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, अब नेट इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, ये बोला था मैंने। तो जो प्लस साइन है वो यहाँ यूज़ करना है और माइनस साइन कहाँ यूज़ करना है, यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, तो m क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, m भी डिफाइन कर देते हैं। अब m डिफाइन होता है आपका k इंटू अंडर रूट L1 L2। तो L1 L2 तो पता होगा हमें, k क्या है, कपलिंग कांस्टेंट, अगर कंप्लीट कपलिंग है तो k इज इक्वल टू 1 होगा, और कंप्लीट कपलिंग नहीं है तो k की वैल्यू कुछ हमें गिवन होगी, हाफ गिवन होगी या 0.3 0.4 कुछ भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो k लिख देता हूँ मैं, k यहाँ पे क्या है, कपलिंग कांस्टेंट, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और k इज इक्वल टू 1 क्या होता है, कम्प्लीटली रैप्ड या टाइट कपलिंग या परफेक्ट कपलिंग, ठीक है। L1 L2 आपको गिवन ही होगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे इसके ऊपर प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों सीरीज़ केस में है, सीरीज़ के केस में, ठीक है ना। इसी तरह से अगर पैरेलल का केस हो, मान लो अब पैरेलल में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि पैरेलल में आपका इंटरेक्शन है ही नहीं, रीज़न ऐसा क्योंकि देखो इसका जो फ्लक्स है, अगर ये मान लो प्राइमरी है और इसका फ्लक्स है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो है, ये क्वेश्चन हमने किए भी हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तो जैसे आपकी अगर एक कोइल ऐसी है, एक कोइल यहाँ पड़ी है, एक कोइल यहाँ पड़ी है, तो इसका फ्लक्स चेंज इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा ही नहीं, इसके केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, जीरो ही होगा। तो इस केस में जो L इक्विवेलेंट कितना आएगा, L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, सिंपल पैरेलल वाला फॉर्मूला, n इज इक्वल टू जीरो ही होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसमें जो पैरेलल वाले में यही फॉर्मूला यूज़ करना है, L इक्वल टू 1/L इक्वलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 अप टू 1/mm, ठीक है। इस पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वहाँ कपलिंग होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक प्रॉब्लम देखते हैं, सीरीज़ वाले से ही देखते हैं जिसके अंदर कपलिंग कंसिडर किया है, ठीक है। कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि ये एक इंडक्टर दे रखा है और ये एक दूसरा इंडक्टर दे रखा है, ठीक है, इस तरह से, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से है सच दैट कि उनका कपलिंग कांस्टेंट कितना है, हाफ है, ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट हाफ है। तो हमें बताना है इसका L इक्विवेलेंट कितना होगा।
तो सिंपल सा है, एल इक्वलेंट निकालना है। तो एल इक्वलेंट सीरीज़ में कितना होता है, L1 + L2 प्लस माइनस 2m, है ना, ये होता है। अच्छा, प्लस यूज़ करेंगे माइनस यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली प्लस यूज़ करना है। अब देखो m की वैल्यू क्या लेनी है हमें, k × √L1 L2, है ना। तो k की वैल्यू कितनी है, हाफ, √L1 L2 क्या है, सेम है, तो L स्क्वेयर √, तो ये L/2 हो जाएगा। तो L इक्वलेंट कितना आ जाएगा हमारा, L1 की वैल्यू L, L2 की वैल्यू L प्लस 2m, है ना। तो कितना आएगा, 2 × प्लस यूज़ किया क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है। m की वैल्यू कितनी है, L/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 3L। इसका मतलब L इक्वलेंट कितना आता, 3L। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लेता कि कपलिंग इनके बीच में नहीं होती तो कितना आता L इक्वलेंट, अगर कपलिंग नहीं होती, है ना, कपलिंग नहीं होती तो k की वैल्यू 0 होती, और फिर कितना आता, 2L आता, है ना। कितना टाइम्स बढ़ गया ये भी पूछ लेता है कि कपलिंग करने के बाद कितना टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो 2L से 3L हो गया, तो चेंज कितने का आया, हाफ का चेंज आया, 50% इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछ लेता है क्वेश्चन में कई बार, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। अच्छा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हम किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 फिगर बनाए हैं आपके सामने, ठीक है। पहला तो है आपके सामने कैपेसिटर का, जो आपने पढ़ा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। और दूसरा है आपका इंडक्टर का। 2 बनाने का इसलिए रीज़न है क्योंकि हमने कैपेसिटर्स में, इंडक्टर्स में ये पढ़ा, कैपेसिटर्स में ये पढ़ा था कि कैपेसिटर्स के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एनर्जी वहीं स्टोर्ड होती है, ठीक है। जो हमने एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपको पता भी होगा वहाँ पे कैपेसिटर्स के वॉल्यूम में, उन्होंने हाफ CV², है ना। अगर इसका कैपेसिटेंस C है ना, और इसका जो पोटेंशियल है इन दोनों के बीच की प्लेट का पोटेंशियल V है ना, हाफ CV², ये बताएं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इंडक्टर में भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों की क्या है, एनालॉजी है। एनालॉजी ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर होती है, और यहाँ एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड आएगी, हम निकालेंगे भी डेराइव करके, वो आती है हाफ LI², ठीक है। L क्या है इसका, इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, और I क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, सर्किट से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एनालॉजी क्या मिली आपकी, हाफ हाफ दोनों में सेम है, क्वांटिटी एक क्वांटिटी स्क्वायर में है, क्वांटिटी लीनियर है। तो यहाँ पे एनालॉजी ये मिली कि यहाँ से जो कैपेसिटेंस है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा इंडक्टेंस से, और आपका जो V रिप्लेस हो जाएगा करंट से, ठीक है। ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, EMI से, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें देखना है, अब मैग्नेटोस्टैटिक्स से भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि इसके अंदर हमें एनर्जी डेंसिटी भी निकाली थी, इस केस में हमने एनर्जी डेंसिटी भी निकाली थी, आपको याद होगा, उसको हमने स्मॉल u से डिनोट कर सकते हो आप, या, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल u कितना आया था, उसके केस में आप एनर्जी डेंसिटी देखोगे तो हाफ ε0 E², ये आया था। तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी डेंसिटी निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ B² अपॉन μ0, है ना, B² अपॉन μ0, ठीक है। इसका मतलब जो टर्म्स यहाँ पे दोबारा एनालॉजी यहाँ पे बना रही है, वो कौन कौन सी टर्म्स बना रही है हमारी एनालॉजी, वो बना रही है हमारी E यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है B, है ना। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ जो ε0 का काम कर रहा है वो यहाँ काम कर रहा है 1/μ0 का, ठीक है। तो ये हमारी 4 एनालॉजी टर्म्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक के बारे में पता है तो आप दूसरे के बारे में इन एनालॉजी टर्म्स को कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ कर डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको ये पता है तो C की जगह आप L कर दो, V की जगह आप I कर दो, तो आपका टर्म्स आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी में ε0 की जगह 1/μ0 कर दो, E की जगह B कर दो, तो आपका E आ जाएगा, है ना। तो ये एनालॉजी ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो काफ़ी बार ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे काम दे देते हैं, ठीक है। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन पता है तो ये निकाल सकते हो, अगर इनकी इन्फॉर्मेशन पता है तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी बार एनालॉजी से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में हम देखते हैं ये वाला जो हमने बोल ही दिया कि हाफ एल आई स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो डिराइव किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म डिवाइन दोनों टर्म्स क्या करेंगे, डिराइव करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर निकालना है हमें, है ना। तो एनर्जी स्टोर कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या मैं एक सर्किट बना लूँ कि सर्किट से हम देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर कितनी आएगी। तो सर्किट में क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड है तो उसके केस में क्या ईएमएफ की बैटरी लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं इंडक्टर, ठीक है, और उसके साथ क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे। इंडक्टर हमने आइडियल लिया है जिसका इंडक्टेंस एल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक सर्किट में अंदर रेजिस्टेंस आर भी ले लिया। आर इसलिए ले लिया कि उससे हमें कंपैरिजन हो जाएगा कि यहाँ पे एनर्जी टर्म्स है क्या। जब हम इसको ड्राइव करेंगे जब आपको पता लगेगा। यहाँ पे एक ईएमएफ की बैटरी ई लगा दी, ठीक है, ईएमएफ बैटरी ई, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही अब इसके अंदर क्या होता है, जब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे एलआर सर्किट का, उसमें क्या होता है जब आई इज इक्वल, जब हम क्या होता है यहाँ पे एक स्विच जैसे ही ऑन करते हैं, तो जैसे ही स्विच ऑन करता है आई इज इक्वल टू जीरो होता है आपका। और जब धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद में ये क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या, वो इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या करता है, हर चीज़ को अपोज करता है। अगर ओनली रेजिस्टेंस लगा होता, इंडक्टर नहीं लगा होता, तो करंट फ्लो करता सडनली, जैसे क्लोज करते हैं हमें पता है सीधा करंट फ्लो करता। लेकिन क्या करता है, ये तो करंट को अपोज कर रहा है, तो धीरे धीरे करंट फ्लो करेगा, तो धीरे धीरे आई जीरो से लेकर आई नॉट तक पहुँचेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे करंट का राइज होगा टाइम के साथ। ठीक है, तो ये हम चीज़ पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो मैंने स्विच को क्लोज़ किया और एट टाइम टी के ऊपर मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि मतलब टी इज़ इक्वल टू जीरो से लेके टी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब काफ़ी टाइम बाद में इन दोनों के बीच की टाइम के फिर देख रहा हूँ इंटरमीडिएट टाइम, जिसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है। इंटरमीडिएट टाइम के अंदर हमें देख सकते हैं कि अगर इसमें से इंटरमीडिएट टाइम के अंदर मान लो इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई इसमें से पास हो रहा है, आई इसमें से पास हो रहा है, तो आई को ये अपोज करेगा। तो मैंने बताया था सर्किट में आई के साथ जाएगा, तो इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, है ना, आई के साथ जाएंगे और इसमें से आई करंट फ्लो जा ही रहा है, तो क्रिस्चॉफ लॉ लगाएंगे यहाँ से लेके। ठीक है, तो क्रिस्चॉफ लॉ लगा दो इसके अंदर इस तरह से, इस पॉइंट से स्टार्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव जाए तो पॉजिटिव ई, फिर इस साइड बढ़े करंट के साथ में, तो मैंने बताया था करंट के साथ में नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी, फिर करंट के साथ रेजिस्टेंस में बढ़े तो माइनस आएगा, माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू वापस इसी पॉइंट पर पहुँच के जीरो। ठीक है, क्रिस्चॉफ सेकंड लॉ लग गया, तो यहाँ से ई कितना आएगा हमारा, ई की वैल्यू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब इसको एक काम करो, डी टी को डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो कितना आएगा, ई डी टी इज इक्वल टू आई आर डी टी प्लस एल डी आई। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को एनर्जी टर्म्स बनानी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में आई मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारी टर्म्स कुछ इस तरह से आ जाएगी, आई ई क्या है, ई एम एफ। ठीक है, आई ई डी टी, आई स्क्वेयर आर डी टी और एल आई डी आई। अब दो तीन इंटीग्रेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इंटीग्रेट कहाँ से करूँगा, जीरो से लेके टाइम टी तक, जीरो से लेके टाइम टी तक, और यहाँ इंटीग्रेटेड क्या है, करंट है, तो जीरो से लेके करंट आई तक। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट जीरो था, बाद में करंट आई हुआ, स्टार्टिंग में टाइम जीरो था, बाद में टाइम टी हुआ। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, वी आई टी, है ना, मतलब ई आई टी। ई आई टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई डी टी है, आई डी टी को क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, तो इसको डी क्यू लिख सकते हो। तो जीरो से लेकर चार्ज क्यू तक इंटीग्रेट करो तो डी चार्ज क्यू ही आएगा, है ना। तो ई इंटू क्यू क्या होता है, ई इंटू क्यू या वी इंटू क्यू, अगर बैटरी का वोल्टेज ई है उसे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, वो जो चार्ज आपने मूव करवाया, तो उसको क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा बाई बैटरी। तो ये टर्म क्या बनाएगी, वर्क डन बाई बैटरी, जिसको मैं डब्ल्यू बी लिख सकता हूँ। ठीक है, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपका, आई स्क्वेयर आर, टाइम टी तक किए हो, आई स्क्वेयर आर डी टी, है ना, आई स्क्वेयर आर टी प्लस ये कितना होगा, एल आई स्क्वेयर बाई टू। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, तो बैटरी का वर्क डन आपका दो काम में यूज हुआ, है ना। बैटरी का वर्क डन आपका दो काम में यूज हुआ, पहला तो इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर करने का, और दूसरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को डिसिपेट करने का, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, जूल हीटिंग से क्या करता है, हीट कर देता है। तो आपको ये दिख रहा है आई स्क्वेयर आर टी, ये तो क्या है, रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है, ये तो जूल हीटिंग का एनर्जी है, एनर्जी इतना हीट लॉस करती है रेजिस्टेंस से। और ये टर्म क्या है, ये है इस इंडक्टर के टर्म में, इतनी एनर्जी क्या होगी इंडक्टर में स्टोर्ड होगी, कितनी, हाफ एल आई स्क्वेयर, और ये क्या है, वर्क डन बाई बैटरी।
तो एनर्जी कंजर्वेशन से हो गया ना सब कुछ। तो यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस लगाने का इसलिए था कि रेजिस्टेंस से हमें पता लग जाएगा कितनी एनर्जी हमारी रेजिस्टेंस ने लॉस की, ठीक है। तो Li²/2। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है, जिसको मैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर किसके फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में होती है, उसको यू से डिनोट करता हूँ। तो यू इन इंडक्टर कितना आएगा, ठीक है, जिसको मैं यू एल से लिख देता हूँ, इंडक्टर को एल से शो करते हैं, तो कितना आएगा हमारा 12Li², ठीक है। तो यू इन कैपेसिटर कितना होता है, ये भी पता है हमें, 12CV², ठीक है। और यू हमारा रेजिस्टेंस से कितना लॉस होता है, जो अभी निकाला था हमने, कितना, जो अभी हमने निकाला था I²RT, है ना, I²RT, ठीक है। और टर्म्स में भी चेंज कर सकते हो इनको, ठीक है। तो हमारा जो इंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर आया था वही से मतलब है हमें, वो कितना है I² इंटू L/2, 12Li² बोलते हैं इसको, है ना, मतलब करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है, ठीक है। अगर हमारे इंडक्टर से आई करंट फ्लो कर रहा है तो इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर्ड होगा, वो इतना होगा 12Li², ठीक है। तो क्या हम लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम एक लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर देखेंगे कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, क्योंकि इंडक्टर को हम एक काम करते हैं लॉन्ग सोलिनॉइड, क्योंकि इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल है, लॉन्ग सोलिनॉइड में हमें पता है μ0 Ni होता है ना। तो वहाँ से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग सोलिनॉइड है और उसमें से हमें क्या निकालना है, अगर सोलिनॉइड में करंट आई फ्लो कर रहा है तो सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है μ0Ni, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n = नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये आपकी एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा अभी देखो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था, U(L) क्या आया था, 12Li², ये आया था, है ना। आई क्या है यहाँ पे, जो करंट फ्लो कर रहा है वो, है ना, ये, है ना, 12Li²। अच्छा, तो यहाँ से देखो अब इंडक्टेंस कितना होगा, हमने पिछले चैप्टर के अंदर B = जिसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था L, याद करो, वो कितना आया था हमारा μ0, ठीक है, इस कोयल का एरिया A, है ना, इंटू L इंटू N², नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट का। ये टर्म मैंने बोला भी था, याद कर लो, क्या नाम है, सोलेनॉइड्स के लिए सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस इतना आया था, तो ये वैल्यू L यहाँ पे पुट कर दो, करंट की वैल्यू I है ही, तो पुट करो कितना आएगा μ0 A इंटू L² इंटू N², और ये क्या है यहाँ पे L² है ही, अगेन सॉरी I² है ना, ये चीज़ आई है हमारी। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है μ0Ni, तो μ0Ni के अंदर इसको अगर हम चेंज करें इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो कितना आएगा, ए और एल को हम क्या कर सकते हैं, ए और एल को यहाँ से बाहर ला के ले सकते हैं, तभी एल आएगा ओनली, L² नहीं आएगा, ठीक है, एल है यहाँ पे ओनली। तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको क्या करते हैं μ0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो μ0 से डिवाइड किया, μ0 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर टर्म आएगी μ0Ni का होल स्क्वायर, और साथ में A इंटू एल, तो यहाँ से कितना आएगा 12B² ऊपर आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू A इंटू एल। तो ये आपका आता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि इंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A और लेंथ L है तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम A इंटू एल। तो अगर वॉल्यूम से डिवाइड करें इसको, तो आप एक काम करो, A इंटू एल को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो, तो कितना आएगा ये B² V/2, और V को U से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12B², नीचे μ0 भी है, ये टर्म है ना। यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, तो इसी को बोलते हैं स्मॉल यू, एनर्जी डेंसिटी 12B²/μ0, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें फिर से लिख देता हूँ एक बार कि लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए, ठीक है, लॉन्ग सोलिनॉइड की आपकी एनर्जी स्टोर्ड आई थी U, वैसे तो हर किसी के लिए होता है 12Li², ठीक है। तो जो लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए अपना U आया था
वो कितना आया था, हाफ। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी पास हो रही आ रही है करंट आई से, ठीक है, तो हाफ बी स्क्वेयर म्यू नोट क्या है इसकी स्पेस की परमेबिलिटी इंटू ए इंटू एल, ठीक है। ए इंटू एल क्या वॉल्यूम लिख सकते हो, तो यू बाई वी क्या हो, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आई, हाफ बी स्क्वेयर बाई म्यू नोट। तो ये तो आई एनर्जी डेंसिटी और ये आई इसकी एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। ये कैपिटल यू है, स्मॉल यू है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो म्यू दे रखा है म्यू नॉट, आपकी स्पेस की परमेबिलिटी दे रखी है आपको ना। अगर आपको मान लो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल दे, उसकी परमेबिलिटी आपको, जिसकी परमेबिलिटी आपको म्यू आर है, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो आप क्या करोगे, म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका वही बात है। जब आपको मैग्नेटिक मटीरियल दिया हो तब ये ऐसा करना है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एरिया अगर आपको रेडियस दे रखी है तो एरिया के तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी पता लगी। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, जो एनर्जी है ये मैग्नेटिक सोलेनोइड के लिए कुछ अलग आई है, और कोई डिवाइस के लिए कुछ अलग आती है। मैं अगर स्क्वायर कोई लेता तो कुछ अलग आती है, ठीक है, अलग अलग आएगी। लेकिन ये आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो हर किसी के लिए सेम रहेगी, हर डिवाइस के लिए। हर आपका इंडक्टर की तरह जो भी डिवाइस होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमेशा फिक्स रहेगी। एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट आता है। एनालॉजी किसके साथ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में। जैसे मैंने बताया था कैपेसिटर के केस में क्या होता है, हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था 1/म्यू नॉट को एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दो और बी स्क्वायर को ई स्क्वायर से, ट्रांसफॉर्मेशन जो बताए थे वैसे ही, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आ गया, ठीक है। तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों देख लिया ना। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म होती है, ठीक है। जिस तरह से कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं एल आर सर्किट। एल आर सर्किट एक्चुअली में तो हम ए सी करंट में भी देखते हैं, लेकिन ए सी करंट के अंदर हम एल आर सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, जो सप्लाई लेंगे वो ए सी और डी सी दोनों कंसिडर करके अलग अलग कंसिडर करेंगे, उनका कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ हम एल आर सर्किट को एक बार हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, मतलब डीसी बैटरी लगाई है, क्योंकि हमने डीसी से ही किया अभी तक, एसी करंट स्टार्ट नहीं किया। एसी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिव करंट, तब हम एसी सप्लाई भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डीसी सप्लाई में हमें पता है कि इंडक्टर कैसे बिहेव करता है और आर कैसे बिहेव होता है। हमें पिछले अभी एनर्जी टर्म्स निकाली थी तो भी हमने यही सर्किट लिया था सेम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे हम कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले करंट मत मानो इसके अंदर, सबसे पहले मेरी की क्या है, यहाँ पे की है के, उसको मैंने कर दिया ओपन, ठीक है। अच्छा, जब मेरा की ओपन होगा, के की ओपन है, तब क्या होगा, ओपन होगा तो सिंपल सी बात है, करंट जीरो होगा, सिंपल सी बात है। जैसे ही मैंने की को क्लोज़ किया, की को क्लोज़ कर दिया, इंस्टेंट पे टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, इंस्टेंट टाइम है, इंस्टेंट टाइम है ना, टी इज़ इक्वल टू टेंस टू जीरो, मतलब टी इज़ इक्वल टू कुछ सेकंड्स, मतलब 1 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड्स में कुछ हुआ। तो करंट क्या होना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए करंट। आप सोचोगे कि करंट आना चाहिए आई, आपका आई इज इक्वल टू जो भी है वी अपॉन रेजिस्टेंस नेट, उतना आना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, होगा क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि अगर मेरा मान लो इंडक्टर नहीं होता सर्किट में, अगर इंडक्टर नहीं होता तो मेरा आर होता और यहाँ पे मेरा सप्लाई ई होता, तो सीधा करंट बोल देता ई अपॉन आर होगा, सीधा बोल सकता था। लेकिन अब हमारा क्या इंडक्टर है, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, अपोज करना, आई इंड्यूस करना, है ना। तो जब उसको चेंज दिखेगा एकदम एक, क्योंकि जब अगर वो सडनली क्या होता है, इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता, लेकिन इंडक्टर लगने पर ई अपॉन आर नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट इसको ई अपॉन आर मैक्सिमम करंट मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में उसको मैक्सिमम करंट मिला तो अपोज क्या करेगा, मैक्सिमम अपोज करेगा, तो आई इंड्यूस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और आई इंड्यूस बराबर हो जाएगा नियरली आई के। तो इसलिए जो करंट होगा स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो होगा, नियरली जीरो। इसके बाद धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। ऐसा क्यों, धीरे धीरे करंट क्यों बढ़ेगा, ऐसा रीज़न क्या है इसका, धीरे धीरे करंट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इंडक्टर आपका तभी काम कर सकता है जब करंट आपका सप्लाई से चेंज होता रहे। मतलब अगर करंट वोल्टेज सप्लाई आपकी एसी हो, आईसी हो, या अल्टरनेटिंग करंट हो, या कोई भी ऐसी सप्लाई हो जिसमें वोल्टेज चेंज हो, ये चीज़ हमें पता है। अगर वोल्टेज आपकी चेंज नहीं हो रही तो इंडक्टर कुछ देर तक काम करेगा, क्योंकि इंडक्टर को आई चेंज होता दिखना चाहिए, क्योंकि इंडक्टर में हमें पता है ईएमएफ क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो करंट चेंज होगा तभी तो इंडक्टर वर्क करेगा। तो करंट अब चेंज नहीं होगा, करंट कांस्टेंट ही रहेगा, तो धीरे धीरे वर्किंग करंट जो इंडक्टर है वो अपोज करना धीरे धीरे कम करेगा, और अपोज कम करेगा तो करंट क्या होगा, सर्किट में धीरे धीरे राइज करेगा। तो इसलिए जब हम इसको की को क्लोज करेंगे तो करंट जीरो से लेके कुछ राइज करेगा, और एट टाइम टी के अंदर
ठीक है। तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेके टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये करंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके राइज करेगा आई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, जिसको मैं आई नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट से लेके आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई नॉट टी, और बीच में टाइम इज इक्वल टू टी टाइम इंटरमीडिएट स्टेज है। तो इसको बोलते हैं हम इनिशियल स्टेज, इसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट, जिसमें करंट कांस्टेंट हो जाता है। स्टेडी स्टेट या इन्फिनिट स्टेज फाइनल स्टेट है ना, स्टेडी स्टेट, इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट है, इसमें करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें करंट मिनिमम होता है, और ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, स्टेडी स्टेट है, ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये आपकी क्या है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपका स्टेडी स्टेट पे होता क्या है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे आपका क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा जब टी इज इक्वल टू इन्फिनिट होगा, तो करंट क्या होगा, मैंने बोला आई नॉट होगा। तो करंट आपका मैक्सिमम कितना होगा वो चीज़ भी देख लेते हैं, कितना हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, धीरे धीरे इसने काम करना बंद कर दिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, क्योंकि इसने काम करना वर्क कर दिया, करंट पूरा फ्लो हो रहा है, करंट मैक्सिमम आई नॉट ही फ्लो कर रहा है एट टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिट पे, आई नॉट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई की ईएमएफ ई है, तो आई नॉट कितना आएगा, ईएमएफ अपॉन आर। जैसा कि हम उसको ऐसा भी मान सकते हैं कि इंडक्टर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो बिना इंडक्टर के सर्किट है, ठीक है। तो हम वो चीज़ भी देखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे हमारा सर्किट कैसा होगा, करंट जब जीरो फ्लो कर रहा है एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, इसका मतलब हमारा जो सर्किट होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक प्रकार से ये ओपन होगा, ठीक है। इंडक्टर को हम क्या मान सकते हैं, एक प्रकार से ओपन मान सकते हैं, ताकि करंट इसमें से जीरो फ्लो करे, ऐसा। तो इंडक्टर को वहाँ से हटा भी सकते हैं, एक प्रकार से ओपन कर दिया। तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पे ओपन हो जाएगा एल, है ना, और टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिट पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वायर मान सकते हैं, ठीक है, वायर मान सकते हैं। इसका मतलब इंडक्टर क्या हो गया, हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, ये यूज़ करके हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सर्किट वाली प्रॉब्लम्स मेनली टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू इन्फिनिट पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टेडी स्टेट है ये, स्टेडी स्टेट पे और इनिशियल स्टेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनिशियल स्टेट पे ओपन कर देना एल को, और शॉर्ट सर्किट कर देना फाइनल टी इक्वल टू इन्फिनिट पे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, आई मैक्सिमम है, आई नोट, जो आई नोट कितनी है, ई बाई आर, और यहाँ पे जो करंट है वो जीरो है, क्यों, क्योंकि ये ओपन है, इसलिए ना। तो ये बिहेव कर रहा है ऐसा, एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है ये। इसलिए हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं हमारी इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट के लिए। तो ये पॉइंट्स दोनों ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और हमें यूज़ करना है। टी इक्वल टू जीरो पे ओपन कर देना है, टी इक्वल टू इन्फिनिट पे एल को शॉर्ट सर्किट कर देना है, और फिर एल की कोई टर्म आएगी नहीं, और ईजी हो जाएगा हमारे लिए प्रॉब्लम एल की। और फिर हम रेजिस्टेंस और वोल्टेज वाले प्रॉब्लम्स तो हम सीधा लगा सकते हैं किरचॉफ लॉ, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब देखो कि जो करंट राइज़ कर रहा है और करंट फॉल कर रहा है, वो चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले चलो इस पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर करंट राइज और करंट फॉल दोनों देखेंगे कि करंट राइज कैसे कर रहा है और करंट फॉल कैसे कर रहा है, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑफ करंट और जो उसके बाद में फॉल ऑफ करंट दोनों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी जो मैंने चीज़ दो पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं को यूज़ करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कि प्रॉब्लम आपको ये दे रखी है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका इंडक्टर है 1 हेनरी का, और यहाँ बैटरी है आपकी ईएमएफ ई की, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 हेनरी का इंडक्टर है, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम रेजिस्टेंस, और ईएमएफ बैटरी है आपकी 10 वोल्ट की। आपको बताना है, क्योंकि इसमें से करंट आई फ्लो करेगा, है ना, तो ये करंट यहाँ पे आके 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाएगा, यहाँ I1 हो जाएगा और यहाँ I2 हो जाएगा, है ना, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, पता है। तो आपको I1 I2 की वैल्यू बतानी है किस पे, फर्स्ट केस जब t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल स्टेट, और बी आपका t इज इक्वल टू इन्फिनिट मतलब स्टेडी स्टेट पे। ये पूछ लेगा स्टेडी स्टेट पे, आपको बताना है कि I1 और I2 क्या क्या होंगे, दोनों चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले t इज इक्वल टू जीरो पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस क्या लिया, t इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू जीरो पे आपको पता है मेरे को इंडक्टर को क्या करना पड़ जाएगा मेरे को, ओपन सर्किट, है ना। तो ओपन सर्किट मतलब ऐसा करना पड़ेगा, तो इस सर्किट में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, इस पाथ के अंदर कोई करंट, लेकिन इसमें तो पाथ फ्लो कर सकता है क्योंकि इसमें तो इंडक्टर है ही नहीं। तो फिर हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, इस केस में I2 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो अब सर्किट कैसा बनेगा, अब सर्किट बनेगा ऐसा हमारा,
ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस होंगे इसमें, ये 4 ओम का, ये 2 ओम का, और बैटरी हमारी 10 वोल्ट की, तो रेजिस्टेंस 6 हो जाएगा टोटल। और वी है तो आई कितना आएगा यहाँ से, करंट आई इक्वल टू I1 हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, V/R 10/6, कितना आएगा हमारा 5/3 एम्पियर। ठीक है, ये तो हमारा t इक्वल टू 0 का केस। अब हम सोल्व करते हैं t इक्वल टू इन्फानाइट, स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा। तो अब हम सेकंड केस देखते हैं, t इक्वल टू इन्फानाइट स्टेडी स्टेट पे। तो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, इसको मेरे को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, है ना। यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे वोल्टेज V। ठीक है, तो नेट पहले तो करंट निकालो I है, तो I करंट कैसे निकाल सकते हो, R इक्वलेंट इसका निकाल लो, R इक्वलेंट इस पार्ट का। ठीक है, तो R इक्वलेंट इस पार्ट का कितना आएगा, 2 और 4 पैरेलल में है ना। तो 2 और 4 का अगर पैरेलल में करोगे फिर उसके साथ 2 एक सीरीज़ के अंदर है, तो आपका यहाँ से R इक्वलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो R इक्वलेंट निकाल भी सकते हो आप। ठीक है, तो R इक्वलेंट आपका आएगा यहाँ से 10/3। ठीक है, 10/3 ओम, तो 10/3 आ गया, और V आपको दे रखा है 10 वोल्ट, है ना। तो I यहाँ से करके कितना आएगा, I इक्वल V/R, तो 10/10/3, तो करंट आया आपका 3 एम्पियर। तो करंट आपका यहाँ से टोटल आया 3 एम्पियर। तो आपको I1 और I2 निकालना है। I1 I2 कैसे निकाल सकते हो, तो हमें पता है पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कि I1 और I2 कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो टोटल करंट यहाँ पे I था, I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, करंट I था, I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो कैसे निकालोगे पैरेलल वाला फॉर्मूला। ठीक है, I1 I2 निकालना आपको, बाकी कॉन्सेप्ट आगे समझ में आपको। t इक्वल टू 0 पता लग गया, t इक्वल टू इन्फानाइट पे। ठीक है, I1 I2 निकालना, तो कैसे निकालोगे, इसी चीज़ को कंसिडर करके। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे I1 I2 पैरेलल के अंदर I निकालना है। ठीक है, तो I1 के केस में रेजिस्टेंस R1 होता है, I2 के केस में रेजिस्टेंस R2 होता है। तो पैरेलल कॉन्सेप्ट हमें पता है, I1 कितना आता है पैरेलल में, टोटल I इंटू सफिक्स कौन सा, सेकंड वाला यूज़ करेंगे, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिंपली I2 कितना आएगा, I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से ये कितना आएगा, क्योंकि R1 R2 कितना है हमारा यहाँ पे, R1 की वैल्यू 4 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है, तो कितना ये आएगा, I इंटू 2/2 प्लस 4। तो यहाँ से कितना आएगा, 2/6, मतलब 2/6 इंटू I, और I कितना है हमारा 3 एम्पियर आया था, 2/6 1/3 इंटू 3 मतलब 1 एम्पियर ही आएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे आएगा 2 एम्पियर, मतलब आपका 3 एम्पियर करंट 1 एम्पियर इसमें से पास हो रहा है, 2 एम्पियर इसमें से पास हो रहा है। तो मतलब आपका I1 आएगा 1 एम्पियर और I2 आएगा 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, करंट उससे कम आएगा। ठीक है, तो अब तो वो तो ये कैलकुलेशन है सिंपल। ठीक है, तो आप वैसे निकाल सकते हो। तो आपको जो यहाँ पे मेन आइडिया था हमारा बस वही था कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्टेट के ऊपर हमें जो इंडक्टर है उसको क्या कर देना है, हमें ओपन सर्किट कर देना है इस तरह से। ठीक है, और हमारा अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हमारा ये पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। और अगर हमारा t इक्वल टू इन्फानाइट है तो हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे A और B, है ना। तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और ये इसको कर देंगे ओपन। ये है t इक्वल टू 0 पे और ये है t इक्वल टू इन्फानाइट पे। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट और इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। अब देखो इंटरमीडिएट स्टेट में होता क्या है ना। इंटरमीडिएट स्टेट भी देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेट में होता क्या है। तो उसी को बोलते हैं हम, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ से कि हम जब t इक्वल टू टी पे देखते हैं, t इक्वल टू टी की बात करते हैं तो करंट हम मानते हैं I फ्लो कर रहा है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे तो करंट आपका 0 फ्लो कर रहा है। तो t इक्वल टू इन्फानाइट पे करंट आपका I0 फ्लो कर रहा है, मतलब E/R अगर E है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेज में। इंटरमीडिएट स्टेज में मान लो t इक्वल टू टी के ऊपर करंट I इक्वल टू I है ना। करंट t इक्वल टू टी के ऊपर करंट I इक्वल टू I है। ठीक है, तो वो कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट ये तो 0 से लेकर I0 तक जा रहा है करंट, तो ग्रोथ कर रहा है उसके बीच में। तो ग्रोथ कैसे निकालेंगे, तो ग्रोथ निकालने के लिए हम इंटरमीडिएट स्टेज लेते हैं और किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज में करंट I है, ई में बैटरी E है, एट टाइम t निकालना है हमें ना। तो यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाएंगे यहाँ से लेके, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगा देंगे यहाँ पे,
है ना। तो करंट के अलोंग जाएंगे अगर हम, तो इसका क्या आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी पोटेंशियल, है ना। ये हमें पता है चीज़, हमने निकाला थी एनर्जी वाले उसमें टॉपिक में, ठीक है, पिछले से पिछले टॉपिक में। तो यहाँ से किरचॉफ लॉ कितना आएगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से आएगा ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता था। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एनर्जी नहीं निकाला, एनर्जी में हमने क्या किया था, दोनों साइड में आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या करना, हमें इसको सॉल्व करेंगे। हमें देखो टाइम इज इक्वल टू टी भी दे रखा है और करंट आई इज इक्वल टू आई भी दे रखा है। तो जो टर्म्स हैं इसको ऐसे लिखो, डी टी बाई एल एक साइड कर दो और दूसरी साइड जो आ जाएगा वो आएगा डी आई बाई ई माइनस आई आर। ई यहाँ पे ई एम एफ है बैटरी का, ठीक है। अब इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, जीरो से लेके टाइम टी तक, क्योंकि टी टाइम पे निकालना है हमें। और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेके करंट निकालना है, करंट आई पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तब आप इसको सोल्व करोगे इस टर्म को, ठीक है। तो मैं सोल्व करके बता देता हूँ इसको। जब इस टर्म को आप सोल्व करोगे तो वो जो मेरी टर्म आई थी डी टी बाई एल, है ना, जीरो से लेके टी टाइम तक इज इक्वल टू जीरो से लेके आई टाइम तक डी आई बाई ई माइनस आई आर। इसको अगर सोल्व करोगे तो यहाँ जाएगा टी बाई एल, है ना, लिमिट लगाने के बाद में यहाँ पे log ऑफ ई, जिसको हम एल एन भी लिख सकते हैं, log ऑफ ई लिख सकते हैं। तो log ऑफ ई, है ना, यहाँ पे मोड में आएगा ई माइनस आई आर अपॉन माइनस आर। और यहाँ आपको लिमिट लगानी है आई से लेके जीरो तक। देखो यहाँ मैंने लिमिट लगा दी और यहाँ नहीं लगाई। यहाँ क्या होगा, इस पार्ट को सोल्व कैसे करेंगे, वन अपॉन ए एक्स प्लस वी वाला फंक्शन है ये, डी एक्स के रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो कितना आता है, एल एन ए एक्स प्लस वी डिवाइडेड बाई में इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका तो आएगा ए, है ना, तो ये आ जाएगा नीचे ए, वही किया है हमने ऊपर भी। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आई आर आएगा, तो माइनस आर नीचे है, ऊपर लोग वाली टर्म है नीचे की पूरी, ठीक है। तो अब इसको टोटल सोल्व करोगे, लिमिट लगाओगे आई और जीरो, और इसको टोटल को सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर है आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई यहाँ पे ई एम एफ है, वन माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है, एक्सप्रेशन आया है। अब यहाँ से हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है, एल बाई आर। तो एल बाई आर को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। एल बाई आर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एल बाई आर का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन से होता है, एल और आर हमें गिवन होता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंडक्टर के टर्म में इसको बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है हमारा एल बाई आर, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो एक्सप्रेशंस में टाउ से रिप्लेस करेंगे। और हमें ई बाई आर क्या है, ई बाई आर हमें पता है, ई बाई आर करंट होगा आई नोट, स्टेडी स्टेट करंट, है ना, सैचुरेशन करंट जिसको बोलते हैं, स्टेडी स्टेट करंट, मैक्सिमम करंट जब टाइम इज इक्वल टू इन्फानाइट हो जाए। इन्फानाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम करंट होगा आई नोट, ई बाई आर, ये हमें पता है। तो ई बाई आर को आई नोट से रिप्लेस कर दो तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, आई इज इक्वल टू आई नोट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। तो मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पे ही। और यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या है, हमारा ई बाई आर, स्टेडी स्टेट करंट, है ना। और टाउ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हमारी टाउ की वैल्यू है एल बाई आर, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अच्छा, टाउ डिफाइन कर देते हैं। टाउ क्या होता है, टाउ वो टाइम है अगर टी इज इक्वल टू टाउ हो, मतलब अगर हमारा टाइम इज इक्वल टू टाउ हो जाए तब क्या होगा, टाइम इज इक्वल टाउ हो जाए तो ये एक्सप्रेशन वन हो जाएगा, है ना। तो वन अपॉन ई हो जाएगा, ये वन माइनस वन अपॉन ई, और वन अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है 0.37, है ना। तो वन माइनस 0.37 कितना हो जाएगा 0.63। तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा, आई नॉट 0.63, मतलब 0.63 मतलब 0.63 मतलब 63% टाइम्स, है ना। तो इसका मतलब जब हमारा टाइम इज इक्वल टू टाउ हो जाए, टाइम इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हो जाए यहाँ पे, ठीक है, टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम इज इक्वल टू, है ना, मतलब टाइम कांस्टेंट भी एक वैल्यू है, तो उस उतना हो जाए तो हमारा करंट कितना हो जाएगा 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। इसका मतलब ये है कि करंट धीरे धीरे राइज़ कर रहा है, और करंट राइज़ करते करते जब 63% हो जाए अपने फाइनल वैल्यू का, जो मैक्सिमम वैल्यू के 63 टाइम्स हो जाए, 63% हो जाए उसका, वो अगर 100% है तो उसकी 63 हो जाए, जब टाइम देखेंगे वहाँ पे तो टाइम इक्वल टू टाउ होगा,
डेफिनेटली। अगर हम ग्राफ बनाएं इसी जो हमारा ये एक्सप्रेशन है इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन था I इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, अगर हम उसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली ग्राफ आएगा मैथमेटिकली देखें तो, है ना, किसके साथ, टाइम के साथ में करंट का ग्राफ। तो इस तरह से ग्राफ आएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एक ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, ठीक है, जब आपका टाइम इज इक्वल टू इन्फिनाइट को टेंड कर जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू किसको टेंड करेगी, मैक्सिमम करंट को, आई नोट को। और ये आई नोट की वैल्यू कितनी है, E/R, हमें पता है ये चीज़। अच्छा, जब आई नोट का 63% हो जाए, 63% लगभग, अगर ये 100% है तो 63 कहाँ होगा, लगभग यहाँ लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.63 आई नोट हो जाएगा। तो इस पर टाइम कितना हो जाएगा हमारे, जब ग्राफ के साथ मैच करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ कट करेगा, तो इसका टाइम कितना होगा, टाई इज इक्वल टू टाउ। तो मतलब टाउ इज इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा हमारा 63 टाइम्स करंट हो जाएगा। और इन्फानाइट पे कुछ इन्फानाइट को टेंड करेगा, वैल्यू कितना, इन्फानाइट टी इज इक्वल टू इन्फानाइट हो तो आई नोट हो जाएगा करंट हमारा। तो देख लो रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, तो जो आपका करंट है वो आपको एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, जीरो से लेके टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो था, टी इज इक्वल टू इन्फानाइट पे आई नोट हो गया, स्टेडी स्टेट आ गई। तो यहाँ पे आपकी क्या है, स्टेडी स्टेट है, यहाँ आपके क्या है, इनिशियल स्टेट है, और यहाँ क्या आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, इस टोटल रेंज में इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। तो ये तो हुआ ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। जैसे ही आपने बैटरी प्री को क्लोज़ किया तो आपका करंट क्या होगा, जीरो से लेके आई नोट तक ग्रोथ करेगा। ग्रोथ का रीज़न क्या है, अगर आपका L नहीं होता तो आपका सीधा ही डायरेक्ट, अगर आपका L ना होता तो ग्राफ कैसा होता, अगर ये आपका L ना होता तो जैसे T इज इक्वल टू, जैसे आपका T इज इक्वल टू जीरो है तो डायरेक्ट आपका करंट I हो जाता, तो मतलब ऐसे कॉन्स्टेंट ग्राफ आता। अगर आपका RE सर्किट होता है ना, करंट होता, तो ये आपका आई नोट ही रहता, हमेशा आई नोट ही वैल्यू रहती, अगर आपका L नहीं होता। और जैसे ही L आ गया, L आती है आपकी जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। आगे बात समझो, तो ये है LR सर्किट के लिए और ये ओनली R सर्किट के लिए, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब क्या चीज़ करें, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका, डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट क्या चीज़ है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक सर्किट दिख रहा है आपको, तो ये तो है आपका इनिशियल वाला सर्किट जो पहले था, EMF लगा है, L लगा है, R लगा है, लेकिन इसके साथ में मैंने क्या किया, इसके अलोंग एक S2 और लगा दी, स्विच लगा दी, तो S1 था, है ना। तो अब देखो इसमें करना क्या है, अपने को करना ये है कि स्टार्टिंग में आप क्या करो, S1 को क्लोज़ कर दो, S1 को क्लोज़ करके बाद T इक्वल टू इन्फानाइट तक पहुंचा दो, तो T इन्फानाइट पहुंचने पे करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आई नोट। तो इस सर्किट से करंट कितना फ्लो करेगा, आई नोट, तो इस सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई नोट। ये बात तो अपने को समझ में आ रहा है, आई नोट इज इक्वल टू E/R होगा, और EMF E दे रखा है, दे रखा है, ये चीज़ हमें पता है। अब ये वाला की क्या है, ओपन है सर्किट, ओपन है ना। तो अब क्या करो आप, फर्स्ट स्टेप हो गया अपना, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा आई नोट अचीव हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट इन लूप 1, है ना, लूप 1 में। अब क्या किए हम सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप कब होगा, जब S1 को क्लोज़ कर देंगे ना, सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे, S1 को कर देंगे ओपन, ओपन करते ही सर्किट का कनेक्शन हटा यहाँ से, और S2 को कर देंगे क्लोज़। अच्छा, S1 को ओपन कर देंगे तो S2 को क्लोज़ कर देंगे, तो सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, ओनली ये वाला सर्किट सेकंड लूप बन जाएगा हमारा। और सेकंड लूप में इनिशियल करंट क्या होगा हमारा, आई नोट ही फ्लो करेगा, मतलब सॉरी इस ब्रांच के अंदर आई नोट फ्लो करेगा, इस ब्रांच में स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ करंट नहीं था, जैसे ही क्लोज़ किया तो क्या होगा, तो जैसे ही क्लोज़ किया तो कैसा हो जाएगा अपना सर्किट, कुछ इस तरह से दिखेगा अपने को, जैसा इसमें दे रखा है कि जैसे ही क्लोज़ किए तो इसमें से आई नोट फ्लो करेगा RL के अंदर से, क्योंकि इस ब्रांच में से आई नोट मिला था इसको, जैसे इस ब्रांच को हटा दिया हमने, आई नोट यहाँ रह जाएगा और S2 को क्लोज हो जाएगा, है ना। तो ये था, तो आई नोट मिला इसको। अब क्या होगा, अब ये इस सर्किट के पास में कोई एनर्जी सोर्स नहीं है ना, इस सर्किट के पास एनर्जी, पहले एनर्जी सोर्स था इसलिए करंट बढ़ता गया, बढ़ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, मेंटेन कर दिया, तो वो ओनली R सर्किट बन गया। और उसके पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं है तो ये करंट तो धीरे धीरे घटना ही चाहिए, कांस्टेंट कैसे रह सकता है, कोई सोर्स ही नहीं है। तो करंट ये मैक्सिमम वैल्यू से घटेगा, मतलब आई नोट वैल्यू है इसकी, इनिशियल वैल्यू है T इज इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि हम डीके ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, और T इज इक्वल टू इन्फानाइट पे क्या हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा सर्किट में, जीरो हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसलिए क्या हो रहा है, T इज इक्वल टू मैक्सिमम से मिनिमम आ रहा है, घटेगा, घट रहा है, तो इसको कहते हैं डीके ऑफ करंट। और डीके ऑफ करंट हमें स्टडी करना है, डीके ऑफ करंट कैसे होता है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं, किरचॉफ लॉ से ही हम डीके ऑफ करंट देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डीके ऑफ करंट कैसे देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे
इनिशियल स्टेट के अंदर टी इजिकल टू जीरो पे आई इजिकल टू आई नोट होगा, ये लिख लेते हैं स्टेटमेंट। इनिशियल पे आई नोट होगा टी इजिकल टू जीरो पे, ठीक है। और इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा, देखो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। टी इजिकल टू जीरो पे तो आई नोट होगा, आई इजिकल टू आई नोट होगा। टी इजिकल टू टी पे क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेज में कम होने लगेगा, टी आई इजिकल टू आई हो जाएगा, आई नोट से कम होगा आई। टी इजिकल टू इन्फानाइट पे क्या हो जाएगा, आई इजिकल टू जीरो हो जाएगा, तो डीके हो रहा है करंट, ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन पता लगी, तो मैंने टी इजिकल टू टी पे आई इजिकल टू आई हो जाएगा टाइम का फंक्शन, ठीक है, जैसा पिछले था। तो यहाँ पे आई हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें आई फ्लो कर रहा है टाइम टी, ठीक है, तो आई करंट फ्लो कर रहा है टाइम टी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो करंट के अलोंग मूव कर रहा है, था ना। अब करंट इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, हमें कुछ नहीं कंसिडर करना, हमें किरचॉफ लॉ से मतलब है। तो अलोंग कर रहा है तो माइनस डी आई बाई डी टी आएगा, है ना। और आर है यहाँ पे, तो कितना आएगा, आर के अलोंग जाएंगे, तो करंट के अलोंग जाएंगे आर के से, तो कितना आएगा, माइनस आई इंटू आर। और इसमें कितना है, माइनस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, है ना। तो कितना आएगा यहाँ से, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर, है ना। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, टोटल को इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आर बाई एल को इंटीग्रेट करना है हमें इंटू डी टी के साथ में, ठीक है। और इसको आएगा डी बाई आई। तो आई हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, लिमिट क्या होगी, आई नोट से, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई नोट थी और बाद में कितनी है, अपर वैल्यू कितनी है, आई, क्योंकि टाइम इज टू टी पे स्टडी करना है हमें ना क्या हो रहा है। तो फाइनल वैल्यू टी हो जाए, टी पे हो जाए, टी नोट से टी हो जाए टाइम, और सॉरी करंट हमारा कितना हो जाए, आई नोट से आई हो जाए, और टाइम हमारा कितना हो जाए, जीरो से लेके टाइम टी तक क्या हो जाए, ठीक है। तो अगर इस प्रॉब्लम को, अगर इस पार्ट को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ आपका। तो आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा लिमिट वगैरह सब यूज़ करने के, आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई नोट अब पता लग गया होगा, आई नोट क्या है, मैक्सिमम करंट है इसके अंदर, ठीक है, ई बाई आर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस जो आएगा यहाँ पे आर बाई एल इंटू टी। तो आर बाई एल को आप क्या लिख सकते हो, एल बाई आर को टाउ लिख सकते हो, तो इसको भी टाउ से रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा टी बाई टाउ, टाउ की आपका कांस्टेंट वैल्यू है टाउ की, टाउ को तो आपको एल बाई आर ही कर देना है। तो एल बाई क्या है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, है ना। आई नोट क्या है, ई बाई आर, ये चीज़ें दोनों पता है आपको, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखो इंक्रीज़ करंट, जब इंक्रीमेंट हुआ था करंट का, राइज़ किया था, तब अलग केस था। डिक्रीज़ में आपके एक्सप्रेशन कुछ अलग है। डिक्रीज़ में आपका जो अगर ग्राफ बनाओगे आप करंट आई के साथ टाइम टी का, तो ये ग्राफ आपको डिक्रीज़ करता हुआ दिखेगा। मैक्सिमम टी इज इक्वल टू जीरो पे आई नोट था, क्योंकि टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे यहाँ पे जीरो, है ना। तो ये एक्सप्रेशन वन हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट, ये आई नोट आएगा और धीरे धीरे घटेगा एक्सपोनेंशियली, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ से टाउ को भी डिफाइन कर सकते हैं आप, टी इज इक्वल टू टाउ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लो, टी इज इक्वल टू टाउ पुट करेगा तो ये वन अपॉन ई हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आई नोट अपॉन ई, आई नोट अपॉन वन अपॉन ई की वैल्यू 0.37 होती है, तो 1/37 आई नोट, मतलब एट टी इज इक्वल टू टाउ करंट आपका कितना बचेगा, 37% डिक्रीज़ होता हुआ। इंक्रीज़ होता हुआ करंट कितना हुआ था जब इंक्रीमेंट था, 63% टाउ पे, लेकिन अब टाउ घटता हुआ कितना हो जाएगा, 37%। इसका मतलब टाउ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब हमारा करंट मैक्सिमम वैल्यू से कम वैल्यू तक आएगा, 37 मैक्सिमम वैल्यू का जब 37% हो जाएगा, 37% लगभग यहाँ लाई करेगा, 37% मतलब 0.37 आई हो जाएगा, आई नोट हो जाएगा, तब हमारा जो टाइम क्या हो जाएगा, टाउ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, डीके ऑफ करंट, है ना। तो इस तरह से डीके होगा करंट का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ, जो इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें एलआर सर्किट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम देखें ग्राफ को, है ना, तो अगर मैं राइज ऑफ करंट और फॉल ऑफ करंट दोनों देखूँ, है ना, तो मैं डीके ऑफ करंट है दोनों को देखूँ, तो राइज ऑफ करंट कैसे जाएगा मेरा, जीरो से लेके ऐसे जाएगा, एट टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिट पे हमारा करंट कितना हो जाएगा, आई नोट। और यहाँ पे डीके में क्या होगा, करंट टी इज इक्वल टू जीरो पे आई नोट होगा, और आई नोट घटता घटता टी इज इक्वल टू पे जीरो पे लाई करेगा, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, टाउ हमने डिफाइन किया था, टाउ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ टाउ पे 63% है ना, तो 0.63 आई नोट हो जाएगा टाउ पे, ये टाइम इज इक्वल टू टाउ है ना। यहाँ पे टाउ जी पे कितना हो जाएगा, 37% नीचे लाई करेगा थोड़ा सा ना यहाँ, तो ये 0.37 आई नोट किस पे लाई करेगा, टी इज इक्वल टू टाउ पे। तो दोनों में टाउ अलग अलग है, राइज में अलग है और डीके में अलग अलग है,
ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा जो ये लास्ट टॉपिक था वो कवर हो गया और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस भी यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है। तो एलआर सर्किट के अंदर क्वेश्चंस हैं वो मेनली अपने एसी करंट में है, इसके अंदर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे भी एलआर सर्किट पे। तो यहाँ पे तो इंडक्टर का रोल दिखाना था हमें कि इंडक्टर कैसे अपोज कर रहा था। जैसे फर्स्ट अपना जो डीके करंट, जब हमारा ग्रोथ करंट था तो इंडक्टर हमारा क्या करता है, अपोज कर रहा था। और हमारा जब डीके करंट था तो एकदम जीरो नहीं हो रहा था, एक टाइम में जीरो नहीं हो रहा था, धीरे धीरे करके जीरो करवा रहा था, डीके धीरे करवा रहा था। क्योंकि इंडक्टर तो हमेशा ही अपोज करेगा, क्योंकि करना तो, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा दिया था, जब इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, और नॉर्मल अगर ओनली रेजिस्टेंस होता तो करंट हमारा I = I0 से डायरेक्ट टाइम = 0 पे ही जीरो हो जाता है। डीके जो होता हमारा जैसे मैक्सिमम था और टाइम = 0 पे ही हमारा बिल्कुल जीरो आ जाता है, बिल्कुल टाइम लेता ही नहीं ना। लेकिन इंडक्टर लगाया तो इंडक्टर क्या करता है, इसको एकदम आने नहीं देता है, धीरे धीरे अपोज करता है। क्योंकि करंट अगर डिक्रीज़ करेगा तो उसको भी अपोज करेगा, करंट इंक्रीज़ करेगा उसको भी अपोज कर देगा, इसलिए वो क्या कर देगा, डीके करंट है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से एलआर सर्किट्स में कॉन्सेप्ट हमने समझ में आ गया इंडक्टर का। ठीक है। तो इसके बाद हमने इंडक्टर की कॉम्बिनेशंस भी देख लिए हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशंस में कैसे यूज़ करना है, न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। और एलआर सर्किट्स में हमें देख ली दो स्टेट, स्टेडी स्टेट में, और हमें स्टेडी स्टेट में कैसा यूज़ करना है, और हमें टाइम = इन्फाइनाइट, टाइम = 0 मतलब इनिशियल स्टेट पे कैसे यूज़ करना है ना। तो इनिशियल स्टेट पे आप क्या कर लोगे, इसको ओपन सर्किट कर दोगे, और t = 0 पे और t = इन्फाइनाइट पे आप उसको क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, ऐसा है ना। तो ये चीज़ पता लग गई आपको। इसके बाद में हमने इंडक्टर्स के बारे में देख लिया, कॉम्बिनेशंस देख लिए, सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं। एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी, वो चीज़ भी देख लेना आप कि एनर्जी इंडक्टर के अंदर कितनी होती है, हाफ Li², है ना। और फिर एनर्जी डेंसिटी यू से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं एनर्जी डेंसिटी को, यू से हाफ b²/2 μ0, हाफ b²/μ0, है ना। एनालॉजी भी देख ली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसकी, जैसे L की एनालॉजी C के साथ में है ना। 1/μ0 की एनालॉजी ε0 के साथ में है। ठीक है। V की एनालॉजी I के साथ में है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है। तो ये एनालॉजी भी देख ली, और कन्वर्जन में ईजी होता है। ठीक है। हम इस चैप्टर के अंदर जो हमारा कौन सा एक टॉपिक बचा था जो NCERT में है इस टॉपिक के अंदर, वो हमारा AC जनरेटर था। ठीक है। AC जनरेटर्स हम इस पार्ट में नहीं करेंगे। AC जनरेटर हम AC करंट में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमें AC करंट पता लग जाएगा उसमें RMS वैल्यूज़ भी आएंगी। ठीक है। RMS वैल्यूज़ और अलग अलग वैल्यूज़ आती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है, तो वो सब कॉन्सेप्ट AC करंट में यूज होना है हमारा। ठीक है। AC जनरेटर्स में। ठीक है। तो AC जनरेटर तभी पढ़ेंगे जब हम AC करंट पढ़ेंगे। तो AC करंट स्टार्ट करेंगे तो हम AC जनरेटर से भी पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा यहाँ से ओवर हो गया। इसके बाद में हम जो हमारा AC करंट है इससे कंटिन्यूस के अंदर उसको स्टार्ट करेंगे।